हमने एक ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर बनाया था और हमने कहा था कि हमारी ऐप में जितने भी एरर आएंगे उन तमाम के तमाम एरर्स को हम रीडायरेक्ट कर देंगे किधर, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर की तरफ। वैसे हमने ये पढ़ा था कि जब भी आपका सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो रिक्वेस्ट हॉल्ट हो जाएगी और आपका सर्वर में भी क्रैश कर जाए, लेकिन जरूरी है कि जब भी सर्वर पर रिक्वेस्ट जाए तो उसे रिस्पॉन्स वापस लाजमी भेजे, चाहे वो एरर रिस्पॉन्स ही क्यों ना हो। ठीक, तो लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि जब भी आपको एरर आए तो एक तरीका तो ये है कि आप यहीं पे रिस्पॉन्स भेज दें, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ये काम हम कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम डजन्स ऑफ मेथड्स लिखेंगे, खुद फंक्शंस लिखेंगे और हर फंक्शन में एरर हैंडलिंग सेपरेट से करेंगे, तो हमारी एप्लीकेशन जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इसीलिए सेपरेशन ऑफ कंसर्न और सिंप्लिसिटी के लिए जरूरी है कि हम एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को एक सेंटर लोकेशन पे रखें और फिर ये मेक श्योर करें कि हमारी पूरी ऐप में जिस किस्म का एरर आ सकता है हम उस एरर को रीडायरेक्ट करके कहां भेजें, अपने एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में। तो उसका तरीका ये था कि नेक्स्ट, तो वैसे बाय द वे आज से पहले नेक्स्ट फंक्शन का पर्पस नहीं पढ़ाया था, तो अब ये देख लें कि मैंने कहा था कि एक्सप्रेस.js इज अ राउटिंग एंड मिडलवेयर फ्रेमवर्क। तो चूंकि सारे के सारे मिडलवेयर हैं तो मिडलवेयर सीक्वेंस में चलते हैं ऑन फंक्शन कॉल स्टैक का जो सीक्वेंस है। तो अगर आपने किसी मिडलवेयर के अंदर से क्लाइंट को वापस रिस्पांस नहीं भेजना बल्कि कंट्रोल को नेक्स्ट मिडलवेयर में शिफ्ट करना है, तो उस काम के लिए क्या इस्तेमाल होता है, नेक्स्ट का फंक्शन। जैसे मिसाल के तौर पे आप सपोज करें कि ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आ गया, वो एरर किसने रिसीव किया, कैच ब्लॉक ने रिसीव किया, और कैच ब्लॉक से आपको यहां से रिस्पांस तो नहीं भेज रहे। जब रिस्पांस नहीं भेजेंगे तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली रिक्वेस्ट हॉल्ट हो जाएगी, पॉसिबल है। तो नेक्स्ट बेसिकली क्या करता है, इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू द नेक्स्ट अवेलेबल मिडलवेयर। तो जब नेक्स्ट अवेलेबल मिडलवेयर पे पहुंचेगा तो नेक्स्ट अवेलेबल मिडलवेयर यानी क्रिएट प्रोडक्ट जिस मिडलवेयर या जिस राउट से कॉल हुआ था वो कौन सा था, ये वाला था। तो नेक्स्ट मिडलवेयर तो ये है, लेकिन ये मिडलवेयर बाउंड है तभी चलने पे जब कौन सा एंड पॉइंट आएगा, ये एंड पॉइंट आएगा। फिर उससे नेक्स्ट मिडलवेयर तो ये है, ये भी बाउंड है इस पर्टिकुलर पाथ की मैचिंग पे, ये भी इग्नोर हो जाएगा। तो जब किसी के साथ मैच नहीं करेगा तो इससे अगला मिडलवेयर कौन सा है, वापस सर्वर पे आए तो इससे अगला मिडलवेयर कौन सा होगा, ऑब्वियसली क्योंकि ये सारे तो वो आ चुके हैं ना, तो अगला मिडलवेयर बेसिकली कौन सा है, तो ये उसको इस एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में ट्रांसफर करेगा। दैट्स इट। और चूंकि हमने कहा है कि एरर हैंडलिंग का बिल्ट इन मैकेनिज्म है, तो जब भी नेक्स्ट के अंदर हम एरर पास करेंगे तो वो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली किसको ढूंढेगा, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को ढूंढेगा। ये भी एक इसका फ्लो या इंडिकेशन है। समझ आ गई बात। अब हम इस एरर हैंडलिंग मिडलवेयर के कोड को यहीं पे छोड़ेंगे अधूरा, और पहले हम एरर इंटेंशनली क्रिएट करके देखेंगे कि किस किस्म का एरर एप्लीकेशन में आ सकता है। जब हमें वो एरर आएगा उसकी शक्ल हम देखेंगे और देखने के बाद उसको रीडायरेक्ट करेंगे इसकी तरफ। बाय द वे फ्लो यही होगा। समझ आ गई बात। लेट्स टॉक अबाउट द एरर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स एंड देन विल ऑब्वियसली गेट बैक टू दिस पर्टिकुलर ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। बाय द वे अभी के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप सिंपली क्या करें, res.json जिस किस्म का एरर अभी आए आप उसे किस शेप में, क्योंकि हमने बेसिकली जो एपीआई डिजाइन करनी है ना, मोस्ट कॉमन फॉर्मेट अराउंड द वर्ल्ड एपीआई का जो है वो किस फॉर्मेट का होता है, जेसन फॉर्मेट में। जो डाटा ट्रेवल करता है थ्रू द नेटवर्क वो किस फॉर्मेट में करता है। तो आपने अगर एरर इन्फॉर्मेशन भी यूजर को या क्लाइंट को भेजनी है तो उसको भी किस फॉर्म में भेजें, जेसन फॉर्म में भेजें। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सिंपली मैसेज और कॉलन लिख के जो भी एरर आएगा इस एरर में, यानी एक्सप्रेस का मिडलवेयर जब भी कोई एरर रिसीव करेगा तो वो इस एरर ऑब्जेक्ट में आएगा, और यही एरर मैं किसको भेज रहा हूँ, वापस रिस्पांस को भेज रहा हूँ। और अगर इस एरर में कुछ ना मिले तो एहतियातन हम अक्सर ये एम्परसेंड साइन लगाते हैं और यहाँ पे एक डिफॉल्ट मैसेज दे देते हैं। ये आर का सिंबल है। अगर इसमें अनडिफाइंड हो या एम्प्टी स्ट्रिंग हो या इसमें कुछ भी ना मिले तो फिर एक डिफॉल्ट मैसेज दे दो, समथिंग वेंट रॉन्ग। और अगर इस एरर मैसेज में कुछ चीज हो, कोई एरर हो, तो फिर ये वाला रिस्पॉन्स भेजो। तो अक्सर आप इस तरह की चीज लिखी हुई देखें तो इसका मतलब है कि चेक दिस इफ दिस इज नॉट अवेलेबल, और इफ दिस इज अनडिफाइंड, नल और एम्प्टी, देन सेंड दिस रिस्पॉन्स। तो अक्सर
जब भी आपकी कोई ऐप में कोई ऐसा एक्सेप्शनल एरर आ जाए जिसका ऐप को ना पता लगे कि एरर किस वजह से आया है, तो फिर आप एक जनरल सा मैसेज दे दें, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। अक्सर आपने देखा होगा। तो अब क्या होगा, अगर एरर आता है, वैसे अभी एरर आएगा नहीं क्योंकि जब तक मैं एरर खुद क्रिएट करके नहीं आऊंगा, अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आया, उस एरर को कहां लेके जाएगा, नेक्स्ट में, यहां एक और स्टेप मैं मिस कर रहा हूं और उसको मैं क्लियर करूंगा जब मैं एरर क्रिएट करके लाऊंगा, ठीक है। वन स्टेप इज मिसिंग, जिसको मैं लेटेस्ट क्लियर करूंगा वंस आई गेट बैक टू इट। तो बाय द वे, फ्लो में यहां से ये एरर की इंफॉर्मेशन को किसको भेज देगा, नेक्स्ट मिडलवेयर को। और नेक्स्ट मिडलवेयर का मतलब मिडलवेयर स्टैक में जो अगला फंक्शन अवेलेबल है। और चूंकि ये एरर की इंफॉर्मेशन साथ लेके जा रहा है, तो अगले किस फंक्शन को ढूंढेगा, ये स्टैक में अगले उस फंक्शन को ढूंढेगा जो एरर हैंडलर है। तो आपका जो फ्लो है वो सीधा सीधा यहां पे पहुंच जाएगा। एरर की इंफॉर्मेशन कहां रिसीव होगी, फर्स्ट पैरामीटर में। और इस फर्स्ट पैरामीटर के हम किसको भेज रहे हैं वापस, क्लाइंट को। तो आप देख रहे हैं कि हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल ब्रेक नहीं हो रहा। इवन जब एरर भी आ जाए तो रिस्पॉन्स क्लाइंट को क्या जा रहा है, लाजमी जा रहा है। हमें हर राउट की और हर एरर की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ये मेक श्योर करना है कि क्लाइंट को रिस्पॉन्स लाजमी जाए, चाहे वो एरर जाए चाहे वो सक्सेस जाए। यहां तक क्लियर हो गया। इस पार्ट को मैं यहां रोक रहा हूं इंटेंशनली। और नाउ लेट्स गेट बैक टू द डेटाबेस पार्ट। इंटरेस्टिंग पार्ट भी है ऑब्वियसली। और हमारे जो एरर्स क्रिएट हो सकते हैं ना, सबसे ज्यादा चांसेस वो ये है कि हम जब डेटाबेस की रिक्वेस्ट करेंगे, डेटाबेस को डाटा की रिक्वेस्ट करेंगे, वहां से वो डाटा लेके आएगा और उसमें हम बहुत सारे एरर्स की डिस्कशन करेंगे। तो फिर हम दोबारा इस फ्लो पे वापस आएंगे। द सीन इज कि अभी अगर मैं क्रिएट प्रोडक्ट की एक रिक्वेस्ट जनरेट करूं, यानी इसको एपीआई से हिट करूं, तो मुझे सिंपली रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, क्रिएट प्रोडक्ट कॉल। ये सिंपल एक स्टैटिक स्ट्रिंग मैसेज मिलता है, नथिंग इज एल्स, नथिंग इज वेरी स्पेशल। हमें क्या करना है कि लेट मी ओपन द पोस्टमैन। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा काइंड ऑफ आपके लिए डिफरेंट होगा और इंपॉर्टेंट भी। अगली सारी क्लासेस में ये चीजें इस्तेमाल होंगी जो आज। नॉर्मली जो मेरा एंड पॉइंट है वो कहता है जी कि स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश न्यू, स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश न्यू। तो अगर मैं यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को भेजूं तो मुझे एरर देगा, लिहाजा मुझे पता है कि वो रिक्वेस्ट क्या है, पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है। तो मैं जब यहाँ से सेंड करूंगा तो मुझे स्टैटिक मैसेज दे रहा है, क्रिएट प्रोडक्ट कॉल्ड विच इज कमिंग राइट फ्रॉम हियर। लेकिन मुझे ये नहीं करना। अक्सर होता यह है कि जब भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट डालते हैं या पुट रिक्वेस्ट डालते हैं या डिलीट रिक्वेस्ट डालते हैं, यानी क्रिएटिंग अ न्यू रिसोर्स, अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग रिसोर्स या डिलीटिंग द एग्जिस्टिंग रिसोर्स, तो उसके लिए हमें क्या भेजना पड़ता है, अपनी रिक्वेस्ट के साथ कोई डेटा भी भेजना पड़ता है। रिक्वेस्ट के साथ डेटा भेजना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें पहली दफा एक ऐसा तरीका चाहिए जिस तरीके के थ्रू हम रिक्वेस्ट के साथ क्या भेज सकें, डेटा भी भेज सकें। पहले तो हमने नहीं पढ़ा ना ये वाला काम। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा कैसे भेजा जाता है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट है। आपको पता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट की 5 टाइप्स पढ़ी है हमने, 4 टाइप्स पढ़ी हैं। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट के ब्रॉडली 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। यानी अगर आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट की एनाटॉमी को देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, वन इज रिक्वेस्ट हेडर, वन इज रिक्वेस्ट बॉडी। ये मैंने पहले जिक्र किया या नहीं किया। एचटीटीपी रिक्वेस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, रिक्वेस्ट हेडर और रिक्वेस्ट बॉडी। अगर आप देखेंगे एचटीटीपी रिक्वेस्ट, सिंपली इमेज पे देखें, वैसे आप कहानी भी पढ़ सकते हैं, पूरी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली whenever we send an http request, so let me find the suitable diagram। किसी एक डायग्राम में ये डेमोन्स्ट्रेशन होगा और कुछ इस तरह का ये रिक्वेस्ट रिस्पांस, या ये देख लें या आप यहाँ लाइव देख लें। इसमें गूगल ने भी तो कोई रिक्वेस्ट सेंड की होगी ना, नेटवर्क में जाएंगे, कैन यू सी दिस, ये सारी नेटवर्क की रिक्वेस्ट जा रही हैं। ठीक, इस नेटवर्क की रिक्वेस्ट की डिटेल में जाएं, हेडर्स में जाएं, तो ये देख रहे हैं रिस्पॉन्स हेडर।
इसी तरह का एक होगा रिक्वेस्ट हेडर, ठीक, और इसी क्योंकि ये मे बी गेट रिक्वेस्ट है, ये देखें टाइप रिक्वेस्ट की क्या है, गेट है, तो इसकी बॉडी नहीं है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट जो है नॉर्मली उसकी क्या होती है, कोई ना कोई बॉडी भी होती है। तो आप यूं समझें कि जो HTTP रिक्वेस्ट होती है उसके दो हिस्से होते हैं, रिक्वेस्ट हेडर और रिक्वेस्ट बॉडी। तो जब हम डेटा भेजते हैं फ्रॉम फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर, तो हम वो कैसे भेजते हैं, या रिक्वेस्ट की बॉडी में भेजते हैं या रिक्वेस्ट के हेडर में भेजते हैं। आई रिपीट, सर्वर से क्लाइंट में डेटा ट्रांसफर करने का तरीका तो आपको पता है, सिंपली आप गेट रिक्वेस्ट करें, और गेट रिक्वेस्ट से क्या होता है, सर्वर में जो भी डेटा मौजूद होगा वो डेटा आ जाएगा, या अगर डेटा मौजूद नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। So we have already talked about bringing the data from the server to the client. Now we are going to send the data from client to the server. तो इसके लिए दो तरीके हैं, एक तरीका रिक्वेस्ट हेडर, दूसरा तरीका रिक्वेस्ट बॉडी, बल्कि तीन तरीके हैं, रिक्वेस्ट हेडर, रिक्वेस्ट बॉडी, बल्कि चार तरीके हो सकते हैं, रिक्वेस्ट हेडर, रिक्वेस्ट बॉडी, क्यूरी स्ट्रिंग और URL पैरामीटर्स। तो ये चारों को मैं अलग अलग क्लियर करता हूँ कि ये चार तरीके से कैसे। सबसे पहले मैं बोलता हूं कि आप रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा कैसे भेजेंगे। तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो इसके नीचे आप ये देख रहे हैं, पैरम्स, ऑथराइजेशन, हेडर्स, बॉडी, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट, टेस्ट और सेटिंग्स। सारी चीजों को तो अभी ऑब्वियसली हम बैक वक्त कवर नहीं कर सकते, तो मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूं बॉडी को। ये बॉडी से क्या मुराद है, किसकी बॉडी, रिक्वेस्ट की बॉडी। किसकी बॉडी, तो जब भी हम पोस्टमैन क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसकी बॉडी में जो भी डेटा भेजेंगे, आप इस बॉडी टैब को सेलेक्ट करेंगे। बॉडी टैब में भी डेटा भेजने के मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा को रैप करने के या पैक बनाने के या डेटा पैक करने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप डेटा को, नन का मतलब आप भेजना ही नहीं चाहते डेटा, जैसे बाय डिफॉल्ट नन है, आई डिडंट सेंड एनी डेटा। फॉर्म डेटा, अगर आपने HTML में कोई फॉर्म बनाया हुआ है, उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और उससे डेटा कलेक्ट करके भेजना चाहते हैं, तो फिर आप किसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म डेटा को। एक्स, www फॉर्म URL इनकोडेड, नॉर्मली जब आप URLs के थ्रू डेटा भेजते हैं तो उसमें डेटा ऑटो इनकोड हो जाता है, स्पेशली कोई स्पेशल सिंबल हो या कोई कैरेक्टर हो वगैरह या स्पेस हो वगैरह वगैरह, तो आप उस केस में हम रॉ भी, बाइनरी भी भेज सकते हैं। हम बेसिकली डिस्कस करेंगे रॉ, और रॉ में जेसन, क्योंकि मैंने कहा है हम APIs बनाएंगे, तो हम डेटा को सेंड भी किस फॉर्म में करेंगे, जेसन फॉर्म में, और डेटा को रिसीव भी किस फॉर्म में करेंगे, जेसन फॉर्म में, बिकॉज दैट्स द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ डूइंग सो। ठीक, तो HTTP रिक्वेस्ट में जब आप डेटा भेजें फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर, तो आप क्या करेंगे, बॉडी सेलेक्ट करेंगे और बॉडी में रॉ, और रॉ में कौन सा फॉर्मेट डेटा का, जेसन। अब जेसन एक वेल नोन फॉर्मेट है डेटा का। ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं, हाउ कैन वी सेंड, और हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेंड द डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर। क्लाइंट, सर्वर से क्लाइंट पे डेटा लाने के लिए एक ही तरीका है, गेट, लेकिन क्लाइंट से सर्वर पे डेटा भेजने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। उनमें से पहला, रॉ सेलेक्ट कर लिया, यहां से बॉडी सेलेक्ट कर लिया, और ये वो बॉक्स है, ये जो नीचे बॉक्स है ये रिस्पॉन्स का बॉक्स है। जो भी सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा वो कहां दिखेगा, नीचे वाले बॉक्स में। जो रिक्वेस्ट का बॉक्स है, यानी रिक्वेस्ट में जो डेटा भेजेंगे वो ये ऊपर वाला बॉक्स है। तो मैं यहाँ पे जेसन फॉर्मेट का डेटा बना देता हूँ। आपको पता है जेसन फॉर्मेट कैसे होता है, की वैल्यू पेयर होता है, एक ऑब्जेक्ट में इनक्लोज्ड होता है। तो क्योंकि हमने ये जो रिसोर्स बनाया ना, इसमें हमने कहा जी कि क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, तो मैं क्या करता हूँ, बजाय इसके कि खुद मैनुअली टाइपिंग करनी पड़े, मैं ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट उठाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक वक्त में एक ही रिसोर्स क्रिएट हो सकता है ना, एक ही प्रोडक्ट क्रिएट हो सकता है, मल्टीपल तो नहीं हो सकते। तो मैंने कहा जी कि मेरी बॉडी में ये जेसन डेटा, ये रिक्वेस्ट बॉडी में देखें, जैसे HTTP रिक्वेस्ट है ना, तो रिक्वेस्ट की बॉडी होती है, रिक्वेस्ट का हेडर होता है। इसी तरह HTTP का जो रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स की भी बॉडी और रिस्पॉन्स का भी क्या होता है, हेडर होता है। अभी आपने बल्कि देखा भी है ब्राउजर में रिस्पॉन्स हेडर। तो ये नीचे वही चीजें हैं 12। तो अभी मैं क्या कह रहा हूं, इस URL एंड पॉइंट पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजो, और उस पोस्ट रिक्वेस्ट की बॉडी में जेसन टाइप का डेटा भेजो, और उस डेटा की शक्ल ये है। क्लियर। तो अब जब मैं इसको ये यानी रिक्वेस्ट करूंगा यहां से, तो रिस्पॉन्स में तो कुछ नहीं आया, इसका मतलब ये है कि ये रिक्वेस्ट चली गई,
और इस रिक्वेस्ट में साथ बॉडी में ये डेटा भी चला गया, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि सर्वर पे डेटा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? तो यहां पे आके मुझे जाहिर है ये एंड पॉइंट हिट हो रहा है ना, तो मुझे यहां मेक श्योर करना है कि वो जो क्लाइंट डेटा भेज रहा है वो सर्वर पे क्या हो, रिसीव भी हो। क्या हो, रिसीव भी हो। हियर इज द पॉइंट वेयर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स कम इनटू प्ले। कि आप रिक्वेस्ट से जो इंफॉर्मेशन भी भेजते हैं वो सारी की सारी सर्वर पे कहां रिसीव होती है, इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट। कहां रिसीव होती है, इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में। अब ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, अगर मैं आपको इसको कंसोल करके दिखाऊं तो आपको समझ नहीं लगेगी, इतनी ज्यादा चीजें हैं इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में। लेट्स सी, मैं जरा पहले सिर्फ रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट को लॉक करके दिखाता हूं। आप जरा यहां देखिएगा, मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजता हूं, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई। कैन यू सी दिस? तो एक रिक्वेस्ट में जितनी इंफॉर्मेशन आती है उस सारी इंफॉर्मेशन को हम पढ़ने बैठ जाएं तो 2 महीने लग जाएंगे। तो जाहिर है हमें सारी चीजें हमारी काम की फिलहाल नहीं है। हम इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में से 3 से 4 चीजें इस्तेमाल करेंगे सिर्फ, और वो मैं बता देता हूं कौन सी 3 से 4 चीजें इस्तेमाल करनी है। तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट तो आपने देख लिया, हाउ डज इट लुक लाइक। आप सिर्फ इसको करें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो मैंने कहा था HTTP रिक्वेस्ट के कितने पार्ट्स हैं जो हमारे काम के फिलहाल हैं, रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट हेडर, और इसके अलावा 2 चीजें और पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स और रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। यानी हम टोटल रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से कितनी चीजें पढ़ेंगे, 4। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, रिक्वेस्ट डॉट हेडर, और 4 हो गए, 4 हो गए। तो ये 4 चीजें। तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं बॉडी। अब अगर मैं इसको दोबारा रिक्वेस्ट भेज के देखूं तो बॉडी मेरे पास एक एरर देगा, एरर तो नहीं देगा लेकिन रिक्वेस्ट की बॉडी मेरे पास अनडिफाइंड आएगी। सर्वर गॉट रीस्टार्टेड। तो अब जब मैं दोबारा से रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मेरे पास यहां पे आएगा अनडिफाइंड, विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग बिकॉज ये फॉर अ रीजन आता है। जब आप क्लाइंट से नेटवर्क पे रिक्वेस्ट भेजते हैं विद डेटा, तो जो डेटा आप भेज रहे होते हैं ना, आपको उस डेटा को पार्स करना पड़ता है सर्वर पे जाके। क्या करना पड़ता है, पार्स करना पड़ता है। पार्स का मतलब यह है कि आपने जेसन फॉर्मेट में भेजा, अब HTTP ने उसे मे बी किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और फिर नेटवर्क पे ट्रेवल किया। मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है कि वो फॉर्मेट जो नेटवर्क पे ट्रेवल होता है, मैंने आपको 2 फॉर्मेट बता दिया, या जेसन या XML। तो अगर ये XML है तो यहां मुझे दोबारा उसको किस में कन्वर्ट किया, पार्स करना पड़ेगा, जेसन में पार्स करना पड़ेगा। आई रिपीट, यहां से मैंने रिक्वेस्ट में डेटा भेजा जेसन फॉर्मेट में, नेटवर्क पे ट्रेवल हुआ मे बी XML में, वो खुद इसने इम्प्लिसिटली कास्ट कर लिया, लेकिन जब सर्वर पे रिसीव हुआ तो मुझे अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है कि हमें सर्वर पे जाके दोबारा डाटा को क्या करना पड़ेगा, पार्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक्सप्रेस एक बिल्ट इन मिडलवेयर देता है। मैंने आपको कहा था कि हम बहुत सारे मिडलवेयर्स पढ़ेंगे, कुछ मिडलवेयर्स बिल्ट इन होंगे और कुछ मिडलवेयर्स हम खुद डिफाइन करेंगे। तो एक और मिडलवेयर है एक्सप्रेस का जिसका नाम है बॉडी पार्सर। नाम से जाहिर है बॉडी पार्सर का मतलब क्या है कि बॉडी में जो डेटा है उसको क्या कर दो, पार्स कर दो, ताकि वो अनडिफाइंड से हमारी जान छूट जाए। सो इफ आई कम बैक हियर, ये बॉडी पार्सर क्या है, एक मिडलवेयर है, Node.js बॉडी पार्सिंग मिडलवेयर। ठीक है, व्हाट डज इट डू? मिडलवेयर कब एग्जीक्यूट होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल के बीच में। तो हमें तो नहीं पता कि किस रिक्वेस्ट में डेटा आएगा और किस में डेटा नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, बॉडी पार्सर को यूनिवर्सली कॉल कर लेते हैं कि ये हर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बीच में चले। तो इसको यूनिवर्सली कॉल करने के लिए क्या करेंगे, ग्लोबल मिडलवेयर। कौन सा फंक्शन है उसके लिए, app.use। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जाहिर है बॉडी पार्सर को इंस्टॉल करूंगा, npm install बॉडी पार्सर। वंस अगेन ये रिक्वायर्ड है रिक्वेस्ट की बॉडी से डेटा को रीड करने के लिए, रीड करके पास करने के लिए। ठीक है, तो मैं सर्वर को क्लोज नहीं करता, एक सेपरेट टर्मिनल ओपन करता हूं, इसमें npm install बॉडी पार्सर
ये इंस्टॉल हो चुका है, बड़ा छोटा सा पैकेज है, लाइट वेट सा। सेकंड स्टेप क्या है कि आप इसे क्या करें, इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट कहाँ करेंगे, जाहिर है जितने भी मिडलवेयर, ग्लोबल मिडलवेयर है, वो सारे के सारे कहाँ लगाएंगे आप, सर्वर के अंदर। सो आई डिड दिस, लेकिन चूंकि ये सिंटैक्स हमारा सपोर्टेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट बॉडी पार्सर फ्रॉम दिस, सर्वर इज रनिंग बैक। अब ये बॉडी पार्सर कहाँ यूज करना है, वैसे तो आपको इस डॉक्यूमेंटेशन में दिया जाएगा, नीचे कहीं जाके ये बता देगा जी कि बॉडी पार्सर को कैसे कॉल करेंगे आप, बॉडी पार्सर यूआरएल इनकोडेड वगैरह, और ये यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज करके दिखाएगा। कैन यू सी दिस ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल इनकोडेड। हम क्या करेंगे अभी, ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट जेसन। अगर हम फ्रंट एंड में फॉर्म से डेटा लेते, जेसन फॉर्म में डेटा ना भेजते, फॉर्म का डेटा भेजते, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते, बेसिकली यूआरएल इनकोडेड आसम, एक दो और फंक्शन है उसके, लेकिन हमने क्या इस्तेमाल करना है, बॉडी पार्सर डॉट जेसन। इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा और इसको आप यहां पे लगा लें, ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट जेसन। ये दो स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप, whenever you want to send the data in the request body on the server, if you want to receive the data from the body, you extract the data and parse it into the JSON, you need a body parser package। body parser package इंस्टॉल करने के बाद उसे कॉल कहां करना है, ग्लोबल मिडलवेयर यानी ऐप डॉट यूज के अंदर, ताकि हर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बीच में जो डेटा आ रहा है उसको क्या कर ले, पार्स कर दे और आपको अवेलेबल कर दे। नाउ if everything is set up correctly, if I send the data in the request body, I will have that data right in here. Got it? तो इसका मतलब ये है कि हमने क्लाइंट से सर्वर को डेटा भेजने का एक तरीका पढ़ लिया, which was request the data in the form of a JSON and put it into the request body and then receive the body data into the सर्वर। तो ये लॉग मैसेज आ रहा है कंसोल डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो बॉडी में हम ये वाला डेटा भेज दें। क्लियर होगी बात? अब टेक्निकली क्या होना चाहिए कि जो डाटा क्लाइंट से सर्वर पे आ रहा है, सर्वर पे तो आ गया है, तो सर्वर पे तो डाटा परमानेंट स्टोर करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। तो डाटा परमानेंट स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, हमें डेटाबेस चाहिए। तो यहां से हम इस डाटा को कहां भेजेंगे, डेटाबेस में भेजेंगे। और वंस वी कंप्लीट दिस फ्लो, तो जितनी भी एप्लीकेशन में जो क्रड ऑपरेशन होते हैं ना, उनकी लॉजिक हमें समझ आ जाए। क्रड का पता ना, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो क्रड ऑपरेशन में से पहला सी यहां पे कंप्लीट होने वाला है। ग्रैब द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर ऑन योर ब्राउजर, दिस केस अभी ब्राउजर क्योंकि फ्रंट एंड हमारा नहीं बना, तो वेयर वी आर एक्चुअली ग्रैबिंग इंफॉर्मेशन थ्रू पोस्टमैन। वो ग्रैब करके हमने सपोज करें फॉर्म सबमिट कर दिया, सर्वर पे इंफॉर्मेशन रिसीव हुई। अब यहां से अगला सफर हमने तय करना है टुवर्ड्स द डेटाबेस। यहां तक सबको क्लियर? अच्छा, जब तक डेटाबेस में नहीं जाता हम क्या करते हैं, यही रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को रिस्पॉन्स में भेज देते हैं, मैसेज ये और इसके साथ ये करें डेटा ये। तो अब ये लॉग नहीं दिखाएगा, लॉग को मिटा दें। अब यही डेटा हमें क्या दिखाएगा, अब ये देखिए रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, सिंपल मैसेज आ रहा है ना। इफ आई नाउ सेंड अ रिक्वेस्ट, तो यहां से मैं डाटा रिक्वेस्ट में भेज रहा हूं, यहां से मुझे रिस्पॉन्स में मिल रहा है। तो रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, एक मैसेज और एक डेटा, और डेटा में वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली व्हाट दैट वी आर सेंडिंग इट फ्रॉम हियर। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, वही डाटा सेंड कर रहे हैं, वही रिस्पॉन्स है। व्हाट इज द यूज ऑफ इट, नथिंग ऑब्वियसली, बट हम एक फ्लो बना लिया। अल्टीमेटली यूजर से ग्रैब किया गया डेटा हमने कहां भेजना है, डेटाबेस में भेजना है। तो उसके लिए नाउ इट्स द चॉइस कि हम डिसाइड करें कि विच डेटाबेस, और पहले फिर हम उसको क्या कर ले, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जाके किसका ले लें, डेटाबेस का ले लें। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो मैं मूव करूं आगे, और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं एंड करता हूं। मैं नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं क्योंकि डेटाबेस का टॉपिक मैं चाह रहा हूं कि एक सेपरेट रिकॉर्डिंग में आपके पास फ्यूचर के रेफरेंस के लिए भी पड़ा रहे। I don't want to mix it up. If somebody actually only wants to take help in the database part, तो उसको पहले 40 मिनट ये रिकॉर्डिंग गुजारनी पड़ेगी, फिर जाकर उस तक पहुंचेगा। Since that is a separate topic, so I'll record it separately. ठीक है? So मुझे 1 मिनट दें सिर्फ।
तो मैं नई रिकॉर्डिंग करके दोनों आपसे शेयर कर दूंगा फिर, ठीक है।